नमस्कार। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आइए नजर डाल लेते हैं कि आज की चार बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर हम लेंगे जहां पर चाचा शिवपाल के बगावती तेवरों से जूझ रही सपा में अब टूट तय है। योगी से सुखराम मिले हैं और उन्होंने कहा कि अखिलेश के पास मिलने का समय नहीं है। दूसरी बड़ी खबर हम लेंगे जहां पर आज 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी। लखनऊ से दोपहर 2 बजे रवाना होंगे मुख्यमंत्री। कई स्थानीय कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। तीसरी बड़ी खबर रहेगी जहां पर आज देश भर में मनाया जा रहा है हनुमान जन्मोत्सव। पीएम मोदी गुजरात में 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा का अनावरण करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह में शामिल होंगे। चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे जहां पर मध्य प्रदेश में हनुमान जयंती पर सुरक्षा सख्त है। भोपाल में 1000 पुलिसकर्मी तैनात है। पुराने शहर में सशर्त भव्य जुलूस भी निकलेगा। रुक कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की ओर जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। चाचा शिवपाल के फिर से बगावती तेवरों से जूझ रही सपा को एक और झटका पार्टी के राज्यसभा सांसद चौधरी सुखराम दे सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ही उनके बेटे मोहित यादव ने भाजपा का दामन थाम लिया था। अब परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चौधरी सुखराम की मुलाकात के बाद उनके भी भाजपा में जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। और इसी मुलाकात के बाद सुखराम ने अखिलेश को घेरते हुए कहा था कि उनके पास मुझसे मिलने का समय नहीं है। तो टूट की कगार पर है सपा। सीएम योगी से सपा सांसद सुखराम मिले हैं और अब उनकी भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके पहले आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले उनके बेटे भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अखिलेश यादव ने कल मुलाकात की। बगावती तेवरों से सपा जूझ रही है, उससे सपा पार्टी की टूट तय मानी जा रही है। तो शिवपाल के बगावती तेवरों से सपा की टूट तय मानी जा रही है। अखिलेश के पास मिलने का समय नहीं है, ऐसा आरोप भी सुखराम ने लगाया है। शिवपाल यादव ने कल की थी प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग। बगावती तेवरों से सपा जूझ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी से मिले सपा सांसद। अखिलेश के पास मिलने का समय नहीं है, इस तरीके की बात भी चौधरी सुखराम ने कही। शिवपाल यादव ने कल प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग कर दी थी। और ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अकील जी, सपा की जो स्थिति अभी देखने को मिल रही है उसमें ये सामने आ रहा है कि जो चाचा शिवपाल यादव हैं उनके बगावती तेवर से अब पार्टी टूट की कगार पर आ गई है। कैसे देखें इसे? देखिए, ये पार्टी टूट की कगार पे इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि निश्चित तौर पर शिवपाल सिंह यादव हमेशा एंटी रहे हैं। 2012 में जो सरकार आई उसके बाद 2017 में जो सरकार गई उससे पहले ही बगावती तेवर हो गए थे क्योंकि उनको जिस पार्टी से निकाला गया था तो पार्टी पहले ही माइनस में गई थी। इसके अलावा देखिए 2018 जो 19 में चुनाव हुआ उसमें भी शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहे। हालांकि 2022 में वो साथ में आए और इंतजार करते रहे कि स्टार प्रचारक के रूप में हम काम करेंगे। 3 फेज के बाद उनको निकाला गया तो ऐसे में कहने की नाराजगी बराबर बनी रही। हालांकि नेता विरोधी दल न बनने की वजह से कहने के वो नाराज रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये जो अब जो नाराजगी दिख रही है, अभी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि वो किस दल में जाएंगे या अपनी पार्टी को किसी में मर्ज करेंगे या गठबंधन करेंगे। तो ऐसे में कहने की अगर वो शिवपाल सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, जो सबसे ज्यादा उम्मीद भारतीय जनता पार्टी की है कि अपर्णा यादव के जाने के बाद ये माना जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव बीजेपी में जा सकते हैं। यदि अगर बीजेपी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का बड़ा नुकसान होगा क्योंकि 2 बार चाचा को सम्मान न मिलना उसका खामियाजा नतीजा अखिलेश यादव को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि देखिए उन्होंने अपनी पार्टी के सभी कार्यकारिणी को भंग कर दिया है और वो अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मोहित यादव ने भाजपा का दामन थाम लिया, यानी उनके जो बेटे हैं। तो ऐसे में भी स्पष्ट नहीं हुआ लेकिन ऑफिशियली बयान नहीं सामने आया। हालांकि अब परिवार के अन्य जो सदस्य हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संपर्क में है। चौधरी सुखराम की अगर बात करें उनसे भी मुलाकात उनके बेटे की भी हुई है। भाजपा में आने की चर्चा सबसे ज्यादा तेज है। सुखराम अगर देखा जाए तो अखिलेश के घराने से घेरते उन्होंने ये भी कहा था कि पास मुझसे मिलने का वक्त नहीं दिया, यानी कहने के अखिलेश यादव का जो एटीट्यूड है उसको लेकर सवालिया निशान जरूर खड़ा कर रहे हैं ये लोग। तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि अगर शिवपाल सिंह यादव जाते हैं तो उसकी जो कड़ी है वो अपर्णा यादव बनेगी क्योंकि अपर्णा यादव पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर वो भारतीय जनता पार्टी में है।
अब अगर एक एक खेमा से उसी घराने से तोड़ के अगर शिवपाल सिंह यादव जाते हैं या शिवपाल के करीबी वहां जाते हैं, उसमें जाते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं बढ़त जो है वो अपर्णा यादव को मिलेगी, क्योंकि अपर्णा यादव सबसे पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात करके भारतीय जनता पार्टी में आई है। और ये उनका रिश्ता भी अगर देखा जाए तो उत्तराखंड से है, क्योंकि रिश्ते में मुख्यमंत्री अपर्णा यादव के पट्टीदार लगते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो अगर समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े चेहरे अगर टूट के भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो कहीं न कहीं स्थिति बहुत ज्यादा खराब समाजवादी पार्टी की हो जाएगी और केवल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ही रह जाएगी, क्योंकि बसपा की जो ग्राफ थी वो सबसे ज्यादा नीचे गिरी है। 2022 में कांग्रेस गिरी है, तो इसलिए बचे समाजवादी पार्टी वो फिर टूट सकती है। तो ऐसे में देखना होगा कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव अपने समाजवादी पार्टी को, अपने खेमे को कैसे बचाते हैं। हालांकि देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो खबरें आ रही है कि बहुजन समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा माइनस में होने के बाद मायावती उन सभी लोगों को फिर से पुनः वापस बुलाने के प्रयास में लग गई है जो पुराने धुरंधर उनके पार्टी में थे, चाहे जिस दल में अब गए हों, तो उनको लाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं वो सतर्क इसलिए हो गई है कि पार्टी में जिम्मेदार लोग नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी टूटेगी और खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की देखिए, अखिलेश यादव से अगर शिवपाल सिंह यादव नाराज चल रहे हैं तो उन्हें मनाना बहुत ज्यादा बेहद जरूरी है। 2024 का चुनाव सामने है। यदि अगर 2024 से पहले अगर वो नहीं मनाते और वाकई शिवपाल सिंह यादव किसी भी दल में जाते हैं तो उस दल को ही फायदा होगा और कहीं ना कहीं समाजवादी को बड़ा नुकसान होगा। जी बिल्कुल अखिल जी, लेकिन यहाँ पर शिवपाल के बगावती तेवरों से पार्टी जूझ रही है। जैसा कि आपने अभी कहा कि ये शुरू से वो एंटी रहे हैं, लेकिन अगर कार्यकारिणी की बात करें तो कल कार्यकारिणी जो राष्ट्रीय सर की थी उसे भी भंग कर दिया गया था। ये क्या संदेश दे रहा है पार्टी का? देखिए, अगर कार्यकारिणी भंग की जाती है तो उसका दो वजह देखने को मिलती है। एक तो कि कार्यकर्ता ठीक से काम नहीं किए चुनाव में, उसकी वजह से नुकसान हुआ है तो उसलिए वो कार्यकारिणी भंग कर दी जाती है। दूसरी बेहद वजह होती है या पार्टी को किसी में मर्ज करना हो या पार्टी के लोगों को अब नए जिम्मेदारी दी जा रही होगी कि किसी गठबंधन किसी दल में कर रहे हैं। वाकई अगर बसपा यानी शिवपाल सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी में अगर जा रहे हैं तो जो उनके कार्यकारिणी में जो मुस्लिम बाहुल यानी अल्पसंख्यक लोग ज्यादा होंगे तो कहीं न कहीं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है उस पार्टी में। तो ऐसे में उस भंग करने के बाद उन सभी अगर वो फिर अब जिस दल में जाएंगे उस दल के हिसाब से ही अपनी कार्यकारिणी को वो आगे चलाएंगे कि कौन जिलाध्यक्ष होगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा, कौन कार्यकारिणी में होगा। उन चेहरों पर और उस वोट बैंक पर ही कहीं न कहीं काम करती हुई पार्टी नजर आएगी। तो ऐसे में दो वजहों की वजह से भंग किया जा सकता है। तो ऐसे में माना भी जा रहा है अगर भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि बार बार अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में शिवपाल सिंह यादव जा सकते हैं, तो शिवपाल सिंह यादव अगर भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो उनके काफी जिलाध्यक्ष जो है वो मुस्लिम और अल्पसंख्यक हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं उनको दिक्कतों का सामना होगा, इसलिए उन्होंने पहले ही पार्टी को भंग कर दिया। बिल्कुल, चलिए बहुत धन्यवाद अखिल जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा टूट सकती है, ऐसी बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि सुखराम चौधरी सीएम योगी से मिले और अब उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई। चलिए अब बढ़ेंगे खबर में आगे, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को गोरखपुर जाएंगे। पुराना खाद कारखाना परिसर में निर्माणाधीन सैनिक स्कूल और फिर गोरधोइया नाले का निरीक्षण करेंगे। रविवार की सुबह जनता दर्शन में फरियादियों की समस्या सुनने के बाद वो कमिश्नरी सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी, 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई स्थानीय कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पवन कुमार हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी पवन, गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी, क्या कुछ अधिक जानकारी? जिनको देखिए अंशुल जी, 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जा रहे हैं। आज और कल संडे को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम जो निर्माणाधीन जो सैनिक स्कूल है, जो गोरधैया नाले के का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद में शाम को जो आरपीएम एकेडमी ग्रीन सिटी में अमर उजाला गैलेंट जो आयुर्वेदिक ज्योतिष महासमागम का उसका जो 2022 में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और साथ ही जो मुख्यमंत्री का जो प्रोटोकॉल है उसको भी देखते हुए कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, हालांकि जो इसकी जो पुष्टि थी वो कल हुई थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शिरकत करेंगे कार्यक्रम में। तो साथ ही और भी इनके जो प्रोटोकॉल है वहां पे जाने के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में
शामिल होंगे। और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके जो आज वही लगभग 12 बजे तकरीबन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे और साथ ही इनका जो कार्यक्रम है, जो प्रोटोकॉल है, उसके तहत तमाम जो और भी तमाम कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर आज हनुमान जयंती भी है और 2 दिवसीय दौरे पर भी है, तो क्या पूजन अर्चन को लेकर भी कोई कार्यक्रम तय किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए हनुमान जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो उनका जो कार्यक्रम है वो जो सैनिक स्कूल है वहाँ उसमें शिरकत करेंगे और साथ ही इनका जो कार्यक्रम है उस गोरखपुर में और भी तमाम कई कार्यक्रम है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है वो रहेगा। और साथ ही इनके अन्य जो वहाँ का जो प्रशासन पूरी तैयारियां कर चुका है और इसके साथ ही और भी जो इनके जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि इनका जो प्रोटोकॉल था और भी तमाम जो इनके कार्यकर्ता थे वो उनका जो कार्यक्रम की जो व्यवस्थाएं थी वो पूरी कर ली गई थी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो अचानक ये दौरा है तो वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के और जो तमाम जो निरीक्षण कार्यक्रम है उसको देखते हुए भी इनका जो प्रोटोकॉल था उसको भी चेंज किया गया है। जो रोड डाइवर्जन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरक्ष धाम जो पीठ मंदिर है वहां पर जाएंगे और उसके बाद में इनका जो हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम है, प्रतिभोज भी करेंगे। साथ ही और इनके जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो जिला अध्यक्ष है, जो कमेटी कोर कमेटी की बैठक भी शाम को इनकी होनी है, उससे भी तमाम चर्चाएं होंगी। जी बिल्कुल पवन, लेकिन जिस तरीके से कमिश्नरी सभागार और विकास कार्यों के साथ भी वो समीक्षा बैठक करेंगे, तो इसमें क्या कुछ अधिक जानकारी, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है? बिल्कुल, देखिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी जा रहे हैं, साथ ही और भी इनके जो तमाम जो 1-2 मंत्री हैं जो इनके सीएम योगी के जो करीबी माने जाते हैं तो उनको भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने का जो प्रोटोकॉल है वो भी देखा गया है कि इनके कौन कौन इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, कौन नहीं होंगे। तो इसके लिए और भी जो बतौर जो वहाँ के जो गोद लिए गए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो जिला है गोरखपुर, उसको गोद लेने के बाद जो और भी जो मंत्री हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी शिरकत करेंगे। साथ ही वहाँ का जो क्षेत्रीय जो नेता हैं वो शिरकत करेंगे और साथ ही जो हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में जो तमाम कार्यक्रम जगह जगह पर रखे गए हैं, तो कहीं न कहीं जो सैनिक स्कूल है और भी जो अमर उजाला का जो आयुर्विज्ञान जो संस्थान है उसका निरीक्षण करने के बाद में ये सैनिक स्कूल जाएंगे और सैनिक स्कूल में भी इसका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद में इनका जो हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम जगह जगह पे गोरखपुर में रखे गए उसमें शिरकत करेंगे और शिरकत करने के बाद में इनका जो कार्यक्रम का प्रोटोकॉल है वो पूरी तरीके से शाम तक कार्यक्रम का निपटारा होगा। उसके बाद में कल इनकी बैठक होने के बाद लखनऊ वापस आएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद पवन, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की और आज देश भर में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाने की तैयारी है, लेकिन इस त्योहार पर हाल ही में रामनवमी के दिन कई जगह हुए दंगों का असर देखने को मिल रहा है। पुणे में राज ठाकरे सार्वजनिक हनुमान चालीसा पाठ करने की घोषणा कर चुके हैं, जबकि दिन में 5 बार अजान के समय लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ करने की तैयारी है। ऐसे में इस बात का खतरा जताया जा रहा है कि रामनवमी की तरह हनुमान जन्मोत्सव पर भी टकराव देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के खरगोन और बड़वानी में हिंसा हुई थी, वहीं हनुमान जन्मोत्सव पर गुजरात में पीएम मोदी 108 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सवाल आपसे यह है कि हनुमान जन्मोत्सव आज है, कई जगह पर टकराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है, सामाजिक सौहार्द की भी लोग बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो हिंसा हुई थी उसका असर हनुमान जन्मोत्सव में भी देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, निश्चित रूप से हनुमान जयंती का आयोजन है और ये परंपरागत आयोजन है और इसको लेकर यदि कुछ लोग तनाव उत्पन्न करते हैं और जिनके कारण इस उत्सव पर कई जगह प्रतिबंध है,
जैसे भोपाल में भी 2-3 उन्होंने चल समारोह की अनुमतियां निरस्त कर दी, एक आध किसी को दी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंताजनक है। हम लोग अगर भाईचारे की बात करते हैं, सब मिलकर के रहते हैं, तब अगर एक जने का त्योहार है दूसरा सहयोग करे, दूसरा का त्योहार है तो पहला सहयोग करे, और अगर हम सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम विरोध ना करें। तो जिस तरीके से रामनवमी पर देश में 5-7 जगह जो हुआ, ये सारा का सारा प्रायोजित था, और अब तो उसमें ही आ रहे हैं कनेक्शन उसके सीमा से बाहर भी हैं। मैं समझता हूँ पूरे देश को उससे सावधान होने की जरूरत है, और देशवासियों को सारे त्योहार एक दूसरे को सहयोग करके मनाएं। हनुमान जयंती अगर थी तो दूसरे लोगों को सहयोग करना ही चाहिए था, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है सारा तनाव। जी बिल्कुल, लेकिन पीएम मोदी राम भक्तों की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनको एक बड़ा तोहफा भी यहाँ पर दे रहे हैं, जिसमें गुजरात में 108 फुट की मूर्ति का अनावरण भी वो कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, इससे भी तो चीजें जो है वो बिगड़ सकती है, क्योंकि लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ करने की यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए, मोटे तौर पर आप मुझे बताइए, नमाज अगर लाउड स्पीकर पर पढ़ी जाए उस पर किसी को आपत्ति नहीं, अगर हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? या तो फिर प्रतिबंध हो तो फिर सबको एक सिरे से यहाँ से वहां तक प्रतिबंध हो। हनुमान जी के लिए और राम जी के लिए तो क्या भारत में ये उत्सव नहीं मनेंगे? और इसके अलावा भारत के अलावा एक भी मुस्लिम देश ऐसा नहीं है पाकिस्तान को छोड़ करके जहाँ नमाज लाउड स्पीकर पर पढ़ी जाए। आरती तो जोर से लोग घंटे घड़ियाल से कर लेते हैं, नमाज पढ़ने के लिए तो लोग चुपचाप मन में ही नमाज पढ़ते हैं और अदा करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो कॉम्पिटिशन है, लोग हनुमान चालीसा पर माइक का विरोध करता है, ये अनुचित है। या तो फिर प्रतिबंध लगे तो सबका एक साथ प्रतिबंध लग जाए, कोई धार्मिक आयोजन कोई माइक पर ना हो, लेकिन अगर नमाज माइक से हो और हनुमान चालीसा ना हो तो ये तो आश्चर्यजनक है। बिल्कुल रमेश जी, लेकिन आश्चर्यजनक बात तो है, और आपकी बात से बिल्कुल सहमत भी हूं मैं कि अगर अजान जो है वो लाउड स्पीकर पे हो रही है तब किसी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ अगर लाउड स्पीकर से हो रहा है तो सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की और डर और कई तरह की आशंका से घिर जाते हैं। लेकिन मुद्दा तो यही है कि लोग जब कह रहे हैं कि आप कट्टरता पर आ रहे हैं, आप हिंदुत्व पर आ रहे हैं, लेकिन अपनी चीजें नहीं देख रहे हैं। देखिए, मोटे तौर पर हिंदू तो कभी कट्टर नहीं रहा। मुझे एक बात बताइए, ये स्वतंत्रता के 70 वर्ष तो छोड़ दीजिए, इतिहास में कोई कभी ऐसा है कि हिंदुओं ने जाकर के किसी दूसरे धर्म स्थल में कोई तोड़फोड़ की हो, किसी दूसरे धर्म के लोगों पर जाकर के हमला किया हो? यहाँ गुड फ्राइडे के भी प्रार्थना के शोभा यात्रा निकलती है, कितने करबला के लिए उनकी भी निकलती है। तो कोई हिंदुओं ने कभी भी किसी पर हमला किया नहीं, कभी किसी धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ की नहीं, लेकिन हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर ही तोड़फोड़ होती है और उन्हीं के त्योहारों पर हमले होते हैं। मैं समझता हूँ इन सारी चीजों पर समाज को मिलकर के विचार करना ही चाहिए। हिंदुओं में कट्टरता बिल्कुल नहीं है, हिंदू आक्रामक बिल्कुल नहीं है। हिंदू तो कहते ही है कि पूरा विश्व जो है वो हमारा एक कुटुंब है। तो मैं समझता हूँ ये इन सब चीजों पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल रमेश जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहां पर भोपाल में कोरोना के कारण करीब 2 साल की पाबंदी के बाद धूमधाम से हनुमान जयंती पर शनिवार को बजरंग दल और बजरंगबली का जुलूस निकाला जाएगा। पुराने शहर के तलैया इलाके से जुलूस शुरू होकर सिंधी कॉलोनी तक निकलेगा और ये शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक 3 घंटे रहेगा। इस बार जुलूस पर 2 ड्रोन कैमरों की मदद रहेगी। वहीं सुरक्षा के लिए 600 जवान भी तैनात किए गए हैं। जुलूस के लिए 16 शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। श्री हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष कैलाश बेगवानी ने बताया कि समिति के हर सदस्य और शहर के मंदिरों में जाकर चूल्हा चढ़ाएंगे और इसके साथ ही समिति के सदस्य जुलूस का स्वागत भी करेंगे। श्री राम मंदिर गुरुबख्श की तलैया में आयोजित श्री राम महोत्सव की आरती भी की जाएगी। पुलिस के पहरे में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। शाम 4 बजे से 7 बजे तक एक जुलूस निकलेगा। ड्रोन से नजर रहेगी। 600 जवान तैनात किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हनुमान जन्मोत्सव आज है। कोरोना की पाबंदी की छूट के बाद काफी धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई जा रही है। भोपाल में 2 साल बाद हनुमान जयंती को लेकर जुलूस निकलेगा। शाम 4 बजे से 7 बजे तक ये जुलूस निकलेगा। इसके साथ ही ड्रोन से नजर रखी जाएगी सभी पर, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। 600 जवान इसमें तैनात किए गए हैं। पुलिस के पहरे पे हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि खरगोन में रामनवमी के जुलूस में जिस तरीके से हिंसा हुई थी,
उसको देखते हुए काफी अलर्ट मोड पर भोपाल पुलिस दिखाई दे रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, पुलिस के पहरे पे हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी अंशुल, राजधानी भोपाल की यदि बात की जाए तो राजधानी भोपाल के खास तौर पे ओल्ड सिटी में जो है पुलिस का खास तौर पर विशेष पहरा है, क्योंकि ओल्ड सिटी की बात की जाए तो जब चल समारोह वहां से निकलेगा तो उसके बाद जो पूरा चल समारोह है पूरे ओल्ड भोपाल में घूमेगा। उसके बाद जो चल समारोह है वो नए भोपाल में आएगा, जिसके लिए किसी प्रकार से कोई हंगामे की स्थिति ना बने या किसी हिंसा की स्थिति ना बने, जिसके चलते प्रदेश सरकार और गृह विभाग द्वारा जो है बड़े व्यवस्था की गई है, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही पूरी बात की जाए भोपाल की तो भोपाल को ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है और पुलिस विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो सभी जमीनी स्तर पर हैं, लगातार चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। मगर जिस प्रकार से इंटेलिजेंस से फीडबैक आया उसके बाद से जो छोला मंदिर के पास जो चल समारोह निकलता है उसको कहीं ना कहीं निरस्त करने के आदेश दे दिए गए हैं। अब वो छोला मंदिर का जो चल समारोह है वो नहीं निकाला जाएगा। मगर बात की जाए काली मंदिर की तो काली मंदिर से जो सबसे बड़ा चल समारोह निकलेगा 5:30 बजे निकलेगा, जो पूरे ओल्ड भोपाल में घूमेगा, फिर नया भोपाल पे आएगा। और साथ ही बात की जाए इस चल समारोह की तो करीब 30,000 से ज्यादा भक्त श्रद्धालु इस चल समारोह में मौजूद रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से खरगोन में हिंसा हुई है उसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार किसी प्रकार की चूक नहीं करना चाहता अंशुल, जिसके चलते जो भोपाल की बात की जाए और खास तौर पे पुलिस विभाग की बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश और राजधानी भोपाल में चल समारोह में पूरा अलर्ट मोड पे है। और साथ ही बात की जाए चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। जी बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से खरगोन की घटना की अगर बात करें तो रामनवमी के अवसर पर जिस तरीके से जुलूस में दंगे भड़क गए थे और उसके बाद उस से चीज़ें लेते हुए और उसी को देखते हुए यहाँ पर भी कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा के क्या कुछ ओल्ड सिटी में इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जुलूस तो निकल रहा है, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक जुलूस निकाला जा रहा है। अंशुल, बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो पुलिस प्रशासन द्वारा 3 से 4 दिन पहले से ही जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर फोकस किया जा रहा है। साथ ही राजधानी भोपाल में करीब 1000 से ज़्यादा जो सुरक्षा कर्मी हैं वो ओल्ड सिटी पे लगाए गए हैं। और नए सिटी की बात की जाए, नए भोपाल पे भी जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं और जहाँ से चल समारोह निकाला जाएगा वहाँ पे भी पुलिस की जो टीम है वो मौजूद है। और बात की जाए पूरी सुरक्षा व्यवस्था की तो जहाँ एक और ड्रोन के माध्यम से चल समारोह में पूरी पैनी नजर रखी जाएगी पुलिस विभाग द्वारा। साथ ही बात की जाए पुलिस विभाग के सुरक्षा कर्मी आला अधिकारी की तो वो सभी ड्यूटी पर तैनात है और सभी जमीनी स्तर पर पैनी नजर बनाए रखेंगे कि किसी प्रकार की हिंसा की जो स्थिति है, जिस प्रकार से खरगोन में हिंसा हुई थी उस प्रकार की हिंसा की स्थिति ना बने। और साथ ही बात की जाए सोशल मीडिया की तो सोशल मीडिया में किसी प्रकार की ऐसी भड़काऊ पोस्ट ना आए, जिसके लिए भी जो पुलिस विभाग द्वारा जो साइबर क्राइम है वो लगातार हर जो नेताओं की बात की जाए या समाज सेवी की बात की जाए या ऐसे लोग की बात की जाए जो सोशल मीडिया में भड़काऊ कमेंट्स करते हैं उन पर भी पैनी नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ और भी खबर पर हम आपसे यहाँ पर जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ इंदौर से संवाददाता चेतन जुड़ गए हैं, इंदौर का भी हाल हम जानेंगे। बिल्कुल चेतन, क्या हालात अभी इंदौर के भी देखने को मिल रहे हैं? हनुमान जयंती को लेकर क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है? किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? इसे यहाँ के जो ओंकारेश्वर के महाराजा थे उन्होंने बनवाया था। और बता दूं कि जिस तरीके से इसकी जो भव्य शोभा आप देख रहे हो मेरे पीछे, जिस तरीके से ये मंदिर बना हुआ है वो काफी तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं और दर्शनार्थी। आप देख रहे हो कि यहाँ मेरे पीछे हवन भी चल रहा है और मेरे साथ में यहाँ के पुजारी है। जी आप बताइए क्या था, इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था, कौन सी सदी में हुआ था और क्या मायने थे इस मंदिर के? क्या मायने इस मंदिर में
कितना साल पुराना मंदिर और क्या मायने और कितने तादाद में श्रद्धालु हर वर्ष आते हैं? काफी समय से यहाँ तो प्राचीन मंदिर है और इनका नाम है लाखापति सरकार। लाखापति सरकार हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। चमत्कारी मूर्ति बाबा की हवन पूजन भंडारा विशाल चलता ही रहता हर साल। क्या लग रहा है हर वर्ष की तुलना में 2 साल जो कोरोना का था, इस वर्ष किस तरीके से धूमधाम से ये हनुमान जयंती मनाई जा रही है? जी, आपके तो धूमधाम से मनाई जाएगी क्योंकि बाबा की कृपा है, कोरोना अब है नहीं इधर, इसलिए धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ के पुजारी का कहना है कि जिस तरीके से अगर बात कर ले यहाँ से काफी धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई गई और मेरे पीछे आप देख रहे हैं जिस तरीके से आप देख रहे हैं हवन भी यहाँ पर किया जा रहा है और अगर बात कर ले शाम तक या लाखों की तादाद में श्रद्धालु आएंगे और आप जिस तरीके से देख रहे हैं ये काफी पुराना मंदिर है, उसकी क्या विशेषता है? यहाँ के जो श्रद्धालु और भी हमारे साथ जुड़े हैं हम उनसे पूछेंगे। जी बताइए क्या मायने इस मंदिर के और क्या लग रहा था, किस तरीके से इस मंदिर का निर्माण हुआ था? जी, इस मंदिर का निर्माण ओकारेश्वर के महाराजा मानदाता मोतीवाला के छोटे भाई लागा सिंह दरबार ने स्थापना की। 1200 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और यहाँ पे जो भी भक्तगण आते जो मन्नत मांगते बिल्कुल उनकी सब चेतन मनोकामना पूर्ण होती है। जी चेतन, भक्तगण जहाँ भी यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, जिसके बिल्कुल। चलते ये जंगल में बनाया गया है और काफी पुराना प्राचीन मंदिर है। और आज अगर बात कर ले सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम यहाँ है और इंदौर के आसपास की बात कर ले तो वहां भी आप जी। सुबह से देख रहे थे कि यहाँ के पुलिस के जो आला अधिकारी को काफी सख्त निर्देश दिए गए थे कुछ भी गड़बड़ नहीं हो, क्योंकि जिस तरीके से बिल्कुल। हम चलिए चेतन, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये 4 बड़ी खबरें हम आपको बता रहे थे। हनुमान जयंती को लेकर काफी चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की गई है। फिलहाल कल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।